नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल जी, जो संध्या आईवीएफ नाम के एक पूरा सेंटर चलाती हैं और हाल ही में ओपन हुआ है। आइए उनसे जानते हैं आईवीएफ के विषय में और आईवीएफ की इस समय के में बढ़ती हुई महत्ता के विषय में और आईवीएफ से जुड़ी हुई लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों के विषय में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। संध्या मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आईवीएफ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल, मैं संध्या आईवीएफ सेंटर नाम से मैंने अपना एक आईवीएफ सेंटर खोला है। आईवीएफ सेंटर की आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आजकल हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल गई है। तो पीसीओडी के केसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ गए हैं। सेकेंड थिंग, लोग अपना जागरूक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कैरियर के चक्कर में कई बार लेट मैरिज करते हैं, या किसी भी वजह से कई बार लेट मैरिज होती है, तो वो लोग इनफर्टिलिटी के मतलब शिकार बन जाते हैं, एक तरह से इनफर्टिलिटी के कारण बन जाता है उनकी लाइफ में। तो ऐसे लोगों को कई बार आईवीएफ के सहारा लेना पड़ जाता है, जिससे कि हम जिन दंपतियों को किसी भी वजह से यदि बच्चा नहीं हो रहा हो, तो आईवीएफ के थ्रू हम बच्चा उनको दिला सकते हैं। आईवीएफ में दो तरह की टेक्निक होती हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल आईवीएफ, जिसमें कि आप स्पर्म और oocyte को बेसिकली एग, माँ का एग, जो पेशेंट का एग और हस्बैंड का स्पर्म दोनों आर्टिफिशियली बाहर कल्चर डिश में अपने आप ही मिक्स होने देते हैं, वो होता है कन्वेंशनल आईवीएफ। और एक होता है इक्सी बेसिकली जब से इक्सी आया तो हमारे रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव कर गए। इक्सी में क्या है कि हम बेस्ट oocyte सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट स्पर्म सिलेक्शन करते हैं और उसको हम डायरेक्ट फ्यूज़ कराते हैं। तो इससे हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए। इससे आज के टाइम पे हम 90% तक रिजल्ट दे पाते हैं और ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि आईवीएफ पता नहीं क्या होगा, क्या हमारे साथ होगा, कोई हार्म होगा। मैं सच बताऊं, इसमें कोई हार्म नहीं है। इसमें सिंपल पेशेंट को जो नॉर्मल एग्स बनते हैं, हम उन्हें इंजेक्शंस के द्वारा उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव कर रहे हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एग्स और उनकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपल, बहुत ही सिंपल पतली सी निडल वाले सिरिंजेस हम लगाते हैं, उससे एग्स बनते हैं और वो एग्स हम कलेक्ट करके आर्टिफिशियली बाहर उसे तैयार कर लेते हैं। और इक्सी बेसिकली इक्सी वगैरह इसलिए कराए जाते हैं। इक्सी का पर्पज़ ये है कि हमारे स्पर्म में यदि कोई डिफेक्ट है तो हम मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म को सिलेक्शन करके और बेस्ट oocyte में इंजेक्ट करेंगे। उससे फेलियर रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आपने सुना होगा कि जिसमें पेशेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नहीं ठहर रहा है। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ बहुत सक्सेसफुल रहता है। दो छोटे तीन सवाल पूछूंगा आपसे। सबसे पहले तो बताइए कि आईवीएफ जो होता है वो सरोगेसी से कितना अलग होता है? आईवीएफ में पेशेंट के जो हमने हमारा एम्ब्रियो बना वो हम पेशेंट के अंदर ही डालते हैं। तो बेसिकली सारी जो मदर वाली फीलिंग है वो पेशेंट को ही आएगी। जिन पेशेंट्स के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, सरोगेसी वहाँ होती है जहाँ पेशेंट अपने यूट्रस को भी नहीं कैरी कर सकती। जैसे किसी का मान लो ओवरीज बची हैं पर यूट्रस किसी भी वजह से मान लो निकाल दिया गया, उसको कोई ट्यूमर रहा, कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से हमने उसका यूट्रस निकाल दिया। अब उसके पास यूट्रस तो है नहीं, वो बच्चा नहीं कर सकती, तो वो कैपेबल नहीं है कि वो कभी फ्यूचर में माँ बन सके। पर उसके पास क्योंकि ओवरीज हैं तो हम उसकी oocyte ले सकते हैं। तो जीन्स तो माँ के होंगे, पर सरोगेसी में माँ जो कैरी करेगी वो दूसरी होगी। तो जीन्स का मतलब है माँ जो जिस पेशेंट, जो कपल दे रहा है, जीन्स सारे उसके, कैरेक्टर सारे हस्बैंड वाइफ के ही होंगे, बस कैरी करने वाला पर्सन दूसरा है। क्या शक्ल सूरत में भी अंतर आता है? नहीं, कोई शक्ल सूरत में अंतर नहीं आता। मतलब वो एक तरह से हैंगिंग बॉडी हो गई जो उसको लेके बस क्योंकि उसके पास अपना यूट्रस नहीं है, तो वो कोई और अपना यूट्रस दे रहा है कि आप मेरे यूट्रस में अपना बच्चा कैरी कर सकते हो, तो इट्स नॉर्मल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी हस्बैंड वाइफ लगभग कितनी मैक्सिमम एज तक आईवीएफ को अपना सकते हैं? लगभग लास्ट स्टेज देखो, आप हस्बैंड की तो बहुत ज़्यादा, आप हस्बैंड का तो 50 ईयर्स तक भी स्पर्म कैपेबल होता है, मतलब स्पर्म अच्छे फंक्शनिंग होते हैं। हाँ, 55 भी है, 55 तक है। जो लेडीज़ होती हैं दे कैन गो अप टू 45 ऑल्सो, बट हम ये कहते हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन गिरने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप 35 से पहले कंसीव कराएं। अच्छा मैम, जैसे स्पर्म बैंक बन गए हैं, ओवन बैंक बन गए, इसके ये कहाँ तक सफल है? कि देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्पर्म बैंक बेसिकली उन लोगों के लिए हैं, मान लो एक कपल में हस्बैंड को प्रॉब्लम है, हस्बैंड के पास स्पर्म है ही नहीं, तो ऐसे में स्पर्म बैंक की हेल्प से, मान लो हस्बैंड का स्पर्म नील है
है ही नहीं, कहीं से भी नहीं निकल रहा। ना टीसा से, हम टीसा से भी निकाल लेते हैं, उससे भी निकालते हैं, माइक्रो टीसी होता है उससे भी निकाल लेते हैं, और मान लो वहाँ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में स्पर्म बैंक काम आते हैं। तो वहाँ से हमने स्पर्म ऑर्डर किए, वहाँ पे किसी की आइडेंटिटी बस उनको पता होगी जहाँ से जिन्होंने लिए, वरना किसी को भी नहीं पता होता कि वो स्पर्म किसका है क्या है, और वो सक्सेसफुल रहता है, बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। भाई जहाँ हस्बैंड कैपेबल नहीं है तो वहाँ स्पर्म काम करते हैं जो स्पर्म बैंक से लेते हैं। ऐसे ही ओवम का है, मान लो एक वाइफ की ओवरी किसी भी वजह से डैमेज हो गई है, सपोज उसको कोई कैंसर, ट्यूमर या किसी भी वजह से उसकी ओवरी नॉन फंक्शनिंग है, तो उस केसेस में वो oocyte बाहर से ले सकती है। इसके लिए डोनर oocytes, मतलब डोनर पेशेंट्स भी होते हैं जो अपने oocytes डोनेट करते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है। बस उसमें फिर वही है ना, यदि आप स्पर्म ले रहे हो डोनर स्पर्म से, तो मीन्स फादर इज़ नॉट योर हस्बैंड, फादर इज समवन एल्स, बट नो, ले लिया आपने, हाँ, बट क्योंकि आपके यूट्रस में पल रहा है, आपके जीन्स हैं, मतलब वाइफ के जीन्स हैं, तो 50% तो वो आपका है ही। एक सवाल और लास्ट पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अधिकतर खाना बाहर का खाते हैं। जेएनजी जो प्रणाली टीम है, ये जेएनजी वाली, ये जंक फूड बहुत खाते हैं, लड़कियां भी खाती हैं, लड़के भी खाते हैं। तो क्या इनसे इनके रिप्रोडक्शन पे और इनके इस कंसीव करने पे या डेवलप करने में क्या कितना फ़र्क पड़ता है, और आप इन बच्चों को क्या निर्देश देंगे? मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि देखो लाइफ स्टाइल का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। रादर आज जो इनफर्टिलिटी बढ़ने का कारण है वो 2-3 कारण है। एक तो लाइफ स्टाइल, हम जो इतना सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में चले गए हैं कि हमें हर काम मोबाइल से और रिमोट से, हमें उठना नहीं होता, हमें छोटी छोटी, मतलब इतना ज़्यादा लेज़ी मेरे ख्याल से हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा डाइट। मैं अपनी क्लिनिक में ऑलमोस्ट डेली हर पेशेंट को यही समझाती हूँ कि हम बीमार हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। हम जो उल्टा सीधा जंक फूड खा रहे हैं, ये हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं हमारी oocytes को, हमारे स्पर्म को। तो कभी भी मेरा इनफर्टाइल कपल होता है तो सबसे पहले तो मेरी काउंसलिंग उसको यही होती है, प्लीज़ सबसे पहले अपनी डाइट इंप्रूव करो। एक्सरसाइज आपके लिए लाइफ में मस्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज आपके एग्स की, आपके स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो मैं अपने कपल्स को जितने भी आते हैं उनको सबसे पहले तो यही मैं एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट दोनों को चेंज करिए। नॉर्मल हैंड वॉश नहीं लेके आते। अच्छा। यहाँ का एंटी स्क्रब एरिया है, यहाँ पे अलग तरीके से स्क्रब कर जाते हैं। स्क्रब किया, मशीन आएगी, इसके बाद यहाँ पे ये होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, हम ओवम पिकअप करते हैं। होता है कि आप इस दरवाजे को बंद रखेंगे, इस दरवाजे को खोलना नहीं है। ये आज खोला है, यहाँ से हमने oocyte पिक किया, यहाँ पे अब इसमें हम जला दीजिए लाइट, क्लीन करके उसको मशीन में इंक्यूबेट करते हैं, डेवलप। फिर इस मशीन से हम निकाल कर वापस इस जगह पे ले जाते हैं जो एक्सी सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक्स और स्पर्म्स को हम इंसेमिनेट करते हैं। करने के लिए 5 डे के लिए छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 दिन का होता है। यहाँ पे रखे जाते हैं। ये वो कल्चर डिश रखने के लिए, एम्ब्रो रखने के लिए क्या है ना, वो मिलने के बिना नॉर्मल ये नहीं है, बेसिकली इसकी परसेंटेज है। अच्छा, उस परसेंट पे होना चाहिए। जैसे ये मेरा ना सीमेंट कलेक्शन रूम है, ओके, कलेक्शन रूम है। ओके, पेशेंट ने सीमेंट दिया, यहाँ हमने कलेक्ट किया, यहाँ फिर हमने तैयार किया, ओके। प्योर करने के बाद फिर हम इसे अंदर देते हैं। नमस्कार, आज हम विराजमान हैं एसएस मल्टी केयर हॉस्पिटल में, और हमारे साथ है इस हॉस्पिटल के एमडी शोभित अग्रवाल जी, जो कि एमडी मेडिसिन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो आने वाले समय में मरीजों के लिए फलदायक सिद्ध होंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? एसके अग्रवाल जी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सालों से चल रहा है, तो फिर शोभित अग्रवाल जी को एक नया हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हॉस्पिटल बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं और नए नए फल बनते हैं। तो जब ज़्यादा फल होंगे तो बट नेचुरल उनको समायोजन करने के लिए नई शाखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस हॉस्पिटल को बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब से मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर संध्या अग्रवाल इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है, तब से हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमारे उस हॉस्पिटल में कम थीं, या जिसको हमें और बढ़ाना चाहिए, जिससे हम जो पेशेंट आते हैं उनको हम एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं दे सकें। इसलिए हमने यह हॉस्पिटल बनाया। और कौन कौन सी खासियत, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आम हॉस्पिटलों में नहीं होती, लेकिन आपने नया हॉस्पिटल में वो चीज़ें समायोजित की है? सबसे पहले तो IVF, जिसका कि आज इनॉग्रेशन हुआ है। दूसरा एंडोस्कोपीज, जो कि यूजली हॉस्पिटल्स में नहीं होती हैं, जो कि पेट के पेशेंटों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जो यूजली हॉस्पिटल्स में नहीं हैं।
डॉक्टर एस के अग्रवाल जी आपके पिताजी हैं और उन्होंने एक पूरा जीवन लोगों की चिकित्सा को में की दिया है। उनकी इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी जीवन यात्रा से सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिला कि मुझे ये सीखने को मिला कि मेरे घर में एग्जाम्पल था कि अगर हम किसी मरीज़ को या किसी अपने प्रोफेशन को अगर ईमानदारी से और मेहनत के साथ कर रहे हैं तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कोई गलत रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेहनत से ईमानदारी से काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सर एक जिज्ञासा पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे जो जनरल लोगों को नहीं पता होता, जैसे आप MD मेडिसिन हैं तो किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं या किस तरह के मरीजों को आपके पास आना चाहिए और किस तरह से आप उनको मदद करते हैं? देखिए, MD मेडिसिन एक मेन ऐसा डॉक्टर है जिसके पास सभी प्रकार की बॉडी से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। यदि उसको लगता है कि मैं कोई इलाज कर रहा हूँ और मुझे किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपको रेफ़र करेगा। ये नहीं कि वो आप अटकाया हुआ है, आपको उसके लिए रेफ़र करेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी और किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है तो वो स्वयं इलाज करेगा आपका। सर इससे पहले आपने किस किस जगह काम किया हुआ है? इससे पहले मैंने अपनी PG कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में काम किया था कुछ महीने। फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में मैंने काम किया पेट रोग डिपार्टमेंट में। उसके बाद से मैं बरेली में हूँ, 2007 से कार्यरत हूँ। ये आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है और लोग कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पर? इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छा लैंडमार्क SK अग्रवाल नर्सिंग होम ही है जो कि प्रेम नगर थाने के पास है और ठीक उसके बैक साइड में SS मल्टी केयर हॉस्पिटल अवेलेबल है।